माननीय विधायक चक्राता चुनाव संचालन समिति के प्रदेश अध्यक्ष जी और केंद्रीय चुनाव संचालन समिति के सदस्य आदरणीय प्रीतम सिंह जी हमारे जनपद में पधारे हैं। मैं आपका अपने जनपद में अपनी जनपद कार्यकारिणी की ओर से कांग्रेस परिवार की ओर से आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी मीडिया के बंधुओं का मैं धन्यवाद करता हूँ और हमारे बीच हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता लोग यहाँ पे हमारे पूर्व विधायक भाई मनोज रावत जी, भाई प्रदीप थपलियाल जी, यहाँ पे भाई भट्ट जी, पूर्व प्रमुख विनोद चंद जी, लक्ष्मण रावत जी, यहाँ पर भाई वीरेंद्र बुटोला जी, पूर्व अध्यक्ष जसपाल लाल जी और कर्णप्रयाग विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे भाई मुकेश नेगी जी और हमारे इस जनपद के जो इस मीडिया के जो प्रभारी हैं और पूर्व जिला पंचायत सदस्य मेरे छोटे भाई नरेंद्र सिंह बिष्ट जी और अगस्तमुनि ब्लॉक के सम्मानित अध्यक्ष भाई हरीश गोसाई जी, अंकुर रोथाण जी, नरेंद्र भाई जी, यहाँ पे तमाम जितने भी लोग हैं सभी लोगों का जो हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे बीच में हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हमारे जनपद में पधारे हैं और वो यहाँ पर कार्यकर्ताओं के बीच प्रेस वार्ता करेंगे। तो मैं आदरणीय अपने बहुत ही लोकप्रिय नेता प्रीतम सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वर्तमान में जो मुद्दे चल रहे हैं, चाहे अंकिता हो, चाहे मनरेगा हो, चाहे भाजपा की जो है भ्रष्टाचार वाली नीतियां हो, उस पर अपनी बात रखने की जो माननीय अध्यक्ष जी, हमारे पूर्व विधायक मनोज जी, मैं नामों की औपचारिकता में ना पढ़ते हुए सभी कांग्रेस के मेरे सम्मानित साथी, सम्मानित पत्रकार बंधु, जैसा कि आप सबको विदित है कि भारत सरकार द्वारा मनरेगा योजना का नाम बदल करके जी राम जी करने का काम किया गया है। वैसे तो मैं कहना चाहूँगा कि मनरेगा योजना कांग्रेस ने प्रारंभ की थी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम से ये योजना देश में संचालित हो रही थी और इसका मकसद था कि देश के गरीब व्यक्ति को उसके घर पर रोजगार मिले। तो आपने देखा भी होगा जब कोरोना काल था, उस कोरोना काल में मनरेगा ने गरीब व्यक्ति को संबल देने का काम किया। सरकार ने इस योजना का नाम बदल करके जी राम जी करने का काम किया है। और जो मैं कृषि मंत्री जी का बयान भी देख रहा था, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख रहा था, भारत सरकार के जो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने इस बात को कहा कि हमने मनरेगा का नाम इसलिए बदलने का काम किया कि इसमें भ्रष्टाचार था, लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा था। मैं कहना चाहूंगा कि नाम बदल के क्या भ्रष्टाचार समाप्त हो गया? नाम परिवर्तित होकर के क्या
लोगों को 125 दिन का रोजगार मिल पाएगा। अगर मैं मनरेगा का जिक्र करूं, आज की तारीख में भी मनरेगा का जो प्रदेश में बकाया है वो करोड़ों रुपए में है। उसका भुगतान तो अभी तक नहीं हो पाया, लेकिन सरकार ने नाम बदलने का काम किया। उसके पीछे मकसद था कि पहले जब मनरेगा योजना देश के अंदर लागू हुई तो 90% जो है भारत सरकार पैसा देती थी, 10% राज्य सरकार को लगाना पड़ता था। लेकिन अब जब हम देश की बात करें तो अब 60% जो है धन जो है केंद्र सरकार देगी और 40% धन राज्य सरकार देगी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो योजना कांग्रेस ने प्रारंभ की थी, उस योजना में जब 90-10 का रेशो था, तब भी अरबों रुपए का भुगतान पूरे देश में जो है लंबित है। तो जब 60 और 40 का रेशो होगा तो कैसे संभव है कि राज्य सरकारें 40% जो धन मनरेगा को देना पड़ेगा उसका भार जो है वहन कर पाएंगे। उन्होंने एक बात जरूर कही है कि हिमालयन राज्यों में 90-10 का रेशो रहेगा, तो एक सिर्फ हिमालयन राज्यों की बात करके 90-10 का रेशियो दे करके बात बनने वाली नहीं है। देश के अंदर गरीब व्यक्ति जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने का काम करता है, निवास करता है, तो उसको भी तो संबल मिलना चाहिए। 125 दिन के रोजगार की बात कही है। जो हालात है, जो स्थिति है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि 125 दिन का रोजगार जो है इस योजना के माध्यम से देश के गरीब व्यक्ति को मिल पाना असंभव है। और मैं समझता हूं कि अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए मनरेगा को सही तरीके से देश के अंदर लागू करने में सरकार विफल रही, इसलिए उन्होंने नाम बदल करके ये काम किया कि लोगों में एक विवाद पैदा हो जाए। अरे हम राम जी, अब वैसे तो जी राम हमारे यहाँ बोलते हैं, जी राम बोलते कि नहीं बोलते, जब कोई बात होती है अच्छा जी राम जी बोलते हैं। लेकिन जो हालात है, जो परिस्थितियां हैं, वो ये बयां कर रही है कि इस योजना को सत्ता में बैठे हुए लोग धीरे धीरे समाप्त करना चाहते हैं और गरीब व्यक्ति को रोजगार ना मिले। कांग्रेस ने निर्णय लिया है। हमने एक कार्यक्रम जो है, कल आपने देखा होगा, हमारी प्रभारी शैलजा जी आई थी, उन्होंने पूरे देश के अंदर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो कार्यक्रम दिया है, उस कार्यक्रम के तहत हम पूरे राज्य में तदनुसार जो है इस मनरेगा के विरोध में संघर्ष करने का काम करेंगे। दूसरी बात, इस प्रदेश के अंदर अंकिता भंडारी की जो निर्मम हत्या हुई, आप सब ने देखा कि 2022 की ये घटना थी। उस वक्त भी कांग्रेस के लोगों ने और उत्तराखंड के तमाम लोगों ने एक बात सरकार से कही थी कि सरकार हमारी बहन अंकिता भंडारी की जो निर्मम हत्या हुई है, इसकी सीबीआई जांच कराने का काम करे। अंकिता भंडारी के माता पिता ने भी सरकार से आग्रह किया कि सीबीआई जांच हो, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किसी की भी बात को सुना नहीं, अनसुना करने का काम किया और सब चीज आपके सामने। दिसंबर 2025 में एक महिला ऑडियो भी और वीडियो भी प्रसारित करती है और उस ऑडियो और वीडियो में वो खुल कर के बात कहती है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में भाजपा के बड़े नेता संलिप्त हैं। और आप जानते हैं, जब अंकिता भंडारी की हत्या हुई तो आनन फानन में उस पर बुलडोजर चलाया गया। जहां अंकिता भंडारी रहती थी वहां पर आगजनी की गई, सीसीटीवी की
के जो फुटेज थे उसको नष्ट करने का काम किया गया। जब ये नाम सामने आया कि भाजपा के बड़े नेता इसमें संलिप्त हैं, तो निश्चित रूप से एक बार फिर से उत्तराखंड के लोग आंदोलनरत हुए और एक मांग फिर से जोर पकड़ रही है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की सिटिंग जज की देखरेख में होनी चाहिए। ये मांग जो है उत्तराखंड में उठी। सरकार के मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कहते हैं कि यदि किसी के पास साक्ष्य है तो वो साक्ष्य या तो सरकार को या पुलिस को उपलब्ध कराए या न्यायालय में देने का काम करे। यह अजीबोगरीब स्थिति है कि कोई अपराध हो और उस अपराध के साक्ष्य जो है आमजन से मांगे जा रहे हैं। तो जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, चाहे पुलिस हो, एसआईटी हो या सीबीआई हो, तो फिर इनका काम तो कुछ भी नहीं रह जाएगा। फिर तो आपको और हमको कोई घटना घटित हो तो आपको और हमको जो है साक्ष्य जो उसके अनुरूप उसको देखते हुए सीबीआई जांच की संस्तुति जो है राज्य सरकार करे, लेकिन सरकार इस दिशा में कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जब प्रेस वार्ता संबोधित करते हैं तो कहते हैं इस बात को कि मैं अंकिता भंडारी के माता पिता से बात करूंगा तो तदनुसार कदम आगे बढ़ाऊंगा। अरे आज हर चीज जो है आपके सामने है, तब भी आप कहेंगे मैं अंकिता भंडारी के माता पिता से बात करूंगा, तब जो है कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये हालत इस सरकार की हो गई। आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार किस राह पर चल रही है, सरकार किस वीवीआईपी को बचाना चाहती है। एक और सरकार कहती है कि एसआईटी ने जो जांच की है उसमें न्यायालय में जो चार्जशीट दी गई उसमें किसी भी वीवीआईपी का जिक्र नहीं है, और दूसरी तरफ इस बात को भी जो है सहमति व्यक्त करने का काम करती है कि अंकिता भंडारी पर दबाव था कि किसी व्यक्ति विशेष को जो है वो ये हालत स्थिति सरकार की है। मैं तो अंकिता भंडारी के माता पिता का आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि वो निश्चित रूप से अंकिता भंडारी की निर्मम हत्या से आहत है, और इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री के पास जाकर के भी यही कहा कि सीबीआई जांच की संस्तुति राज्य सरकार करने का काम करे। और आज आपने देखा होगा भाजपा में ही सख्त नकल अध्यादेश जो है लागू होने के बाद जो है पेपर लीक हो रहे हैं, नकल हो रही है। यही तो वो छात्र ये बेरोजगार संघ के लोग मांग कर रहे थे कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। तब प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते थे ये नकल जिहाद है, पता नहीं कितने नामों से उनको संबोधित करने का काम किया। और जब बीजेपी के अंदर आवाज उठी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने और तमाम भाजपा के नेताओं ने इस बात को कहा कि भाई इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए, तब सीबीआई जांच की संस्तुति सरकार करती है। और आज भी हालात जस के तस, चाहे भारतीय जनता पार्टी के एक नहीं कई नेताओं ने सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम किया है कि सरकार अंकिता भंडारी की सीबीआई जांच कराने का काम करे, लेकिन सरकार सोई हुई है, अभी तक सीबीआई जांच की संस्तुति नहीं की है। तो मेरा सीधा सीधा आरोप है कि सरकार जो वीवीआई का जिक्र आ रहा है उसको बचाना चाहती है, और कांग्रेस निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि इस दिशा में आगे बढ़ते हुए आंदोलन चलाने का काम भी करेगी। और जब तक सरकार सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में या हाई कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में सीबीआई जांच की संस्तुति नहीं करेगी, तब तक हम ये संघर्ष जारी रखेंगे। किसी बहन की निर्मम हत्या होगी और उस निर्मम हत्या में जो है सरकार मौन रहेगी, तो कांग्रेस ऐसी राजनीति एक बार नहीं बारंबार करने का काम करेगी। अब प्रदेश का अगर मैं जिक्र करूं, जितने भी हिमालयन राज्य हैं उन राज्यों में उत्तराखंड राज्य के अंदर महिलाओं पर सबसे ज्यादा अपराध हो रहे हैं।
और उन अपराधों में भारतीय जनता पार्टी के नेता संलिप्त हैं। एक नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलनरत है और 11 तारीख को जो है बंद का आह्वान भी किया गया है। अगर सरकार नहीं चेती तो हम इससे आगे बढ़ करके निश्चित रूप से प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन करने का काम कांग्रेस करेगी। और बाकी हालात आपसे पता है, आप सब लोग जानते हैं कि बेरोजगार सड़कों पर संघर्ष करने का काम कर रहा है, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। कहते हैं कि सिंगल विंडो होगा, मतलब सिंगल विंडो से ही लेन देन होगा। आज भ्रष्टाचार में जो लोग पकड़े जा रहे हैं वो तो छोटी छोटी मछलियां हैं, जो मगरमच्छ है उनको उनके ऊपर कब कार्रवाई होगी, कि हम सत्ता में बैठे हुए लोगों से पूछना चाहते हैं। खनन माफिया, शराब माफिया, भू माफिया इस प्रदेश की सरकार को संचालित करने का काम कर रहे हैं। किसानों की आय दुगना होगी, किसान सड़कों पर संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। एक बात हो तो मैं कहूं, अगर सरकार के खिलाफ हम बोलें तो बहुत लंबी फेरिस्त है। मैं आज आपके बीच में आया हूं, मैं आभारी हूं आप सबका, पत्रकार बंधुओं का, अपने साथियों का, कि आप इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कल मुख्यमंत्री ने एक प्रेस की है और उसमें उन्होंने कहा कि सुरेश राठौर और बिमला सनावर का एक नया वीडियो आया है, उस पर कांग्रेस बैकफुट पे है। क्या मामला है? हम कहाँ बैकफुट पे हैं? हम क्यों बैकफुट पे नहीं? बैकफुट पे तो सरकार है। नया ऑडियो वीडियो आ रहा है, आप उसकी फॉरेंसिक जांच नहीं करा रहे हो, आप कोई कार्रवाई नहीं करा रहे हो। और आप मुझे बताइए, उर्मिला सनावर के खिलाफ हाई कोर्ट ने जो है, न्यायालय ने जो है वारंट जारी किया था कि नहीं किया था? तो आपको भी बताना क्या था। तो ये हालत है उत्तराखंड की कानून व्यवस्था की, ये हालत है पुलिस व्यवस्था की, कि उसे गिरफ्तार नहीं करता है। एक व्यक्ति उसको लेकर के उत्तराखंड में आता है, तो अजीबोगरीब स्थिति ने हम क्यों बैकफुट में रहेंगे? अरे हम तो कह रहे हैं कि जो ऑडियो और वीडियो जारी हुए हैं उसकी पहले फॉरेंसिक जांच हो, और अगर वो सही हैं तो तदनुसार कार्रवाई हो, और वीआईपी जो है उसके खिलाफ एफआईआर हो, और वो उसे जो है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का काम सरकार करे। मुद्दा विहीन की भी बात आ रही है कि जो ऑडियो अब जारी होने की बात की जा रही है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं रह जाएगा, अब मुद्दा विहीन हो जाएगी कांग्रेस। देखिए, इस सरकार कहता है छलनी में इतने छेद हैं कि आप गिनते गिनते जो है परेशान हो जाएंगे। इस सरकार के खिलाफ कह रहे हैं आपकी मुद्दे नहीं, मुद्दों की भरमार है। एक मुद्दा हो तो मैं कहूं, आप मुझे बताइए कितना अंतर विरोध है सरकार में। जब हम खनन की बात करते हैं कि अवैध खनन इस प्रदेश के अंदर हो रहा है, अगर हम कहते तो हम पे आरोप लगता कि कांग्रेस विपक्ष में इसलिए इस बात को कह रही। इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो सांसद है हरिद्वार से, उन्होंने लोकसभा के अंदर इस बात को उठाने का काम किया कि प्रदेश में अवैध खनन हो रहा है। अरविंद पांडे जो विधायक है गदरपुर से, वो सरकार पर अवैध खनन होने का आरोप लगा रहे हैं। इस सरकार पर हम नहीं बल्कि सत्ता में बैठे हुए लोग ही जो है आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। शराब का मैं जिक्र करना चाहता हूं, आबकारी का मैं जिक्र करना चाहता हूं। आप कहेंगे मुद्दा बीन हो जाएंगे, आबकारी को आप देख लीजिए, एक दुकान लीजिए, 2 दुकान